हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने YouTube चैनल बेसिक साइंस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पीछे 2 क्लासें लगा ली है बेसिक साइंस की। तो आज जो हम आगे वाली जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पहली वाली कक्षा में हमने जो स्टडी किया था थोड़ा उसका हमें पता होना चाहिए। पीछे वाली कक्षाओं में हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन, फिज़िकल और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और उसी में हमने देखा था कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन था यानी जो रासायनिक वर्गीकरण था उसके अंदर देखा कि जो पदार्थ है उसको 2 भागों में हमने बांटा था। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस थे यानी प्योर सब्सटेंसेस जिसके अंदर हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ वो थे जो क्या है एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था तत्व और यौगिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? तत्व या हम यौगिक या आप उनको कह सकते हो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो एलिमेंट्स जो है हमें पता है कि टोटल आज हमारे पास जो आवर्त सारणी है यानी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और इन 118 एलिमेंट्स में से हमें 78% मेटल्स दिए हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें यानी 78% क्या है? धातुएं दी है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो जो 78% है, अब देखो बुक्स के अंदर हमें इसका अलग अलग डाटा मिलता है। कई बुक्स कहती है कि 92 मेटल्स है, कई कहती है 93 है, तो कई यहाँ तक कि विकिपीडिया भी ये बोलते हैं कि लगभग 95 है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हम लेके चलते हैं 78% मेटल्स है यानी 78% धातुएं हैं। तो बुक्स में ज़्यादातर हमें 92, यहाँ तक कि कई बुक्स में 91 भी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि इन बुक्स के अंदर कईयों में अगर आप देखोगे तो 22 जो है वो नॉन मेटल्स, या तो 22 मिलेगा, कईयों में 20 लिखा हुआ है, कई बुक्स में 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल है नेट पे आपको 22 मिल सकता है, बुक्स में 20 या +1 की बुक के अंदर 18 एग्जैक्ट वैल्यू हमें किसकी दी है? नॉन मेटल्स की दी है। बुक्स के अंदर हमें जो वैल्यू दी है हम उसको ही लेके चलते हैं, तो ज़्यादातर हमारे लिए क्या सही रहेगा? 18 नॉन मेटल्स दिए। ठीक है, अगर हम मेटल के अंदर देखें तो मेटल के अंदर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलोगे जो बुक्स के अंदर दे रखी है 78% देखें तो लगभग 92 या 93 इन दोनों में से आप एक वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो 7 जो है वो क्या मिलेंगे? वो हमें मिलेगी क्या? ये तो होगी अधातु 18 या 20 भी लेके चल सकते हैं, दोनों ही वैल्यू है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से या तो 7, कई बुक्स में यानी बुक कहती है कि ओनली 6 है जिनको आज रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, इंटरनेट पे आपको 7, 8 वगैरह कुछ भी मिलेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? मेटेलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्ट याद रख सकते हैं अगर आपको कोई ऑप्शन दिया है। ठीक है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक का आप यूज़ करो अगर आपको ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, कि बोले शिवजी एंस सब तेरे, एंस सब तेरे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये टोटल अपने को मिले 6। ठीक है, अगर आप देखो फिर इसके अकॉर्डिंग कई बुक्स के अंदर या नेट पे आपको पोलोनियम भी मिलेगा। बोले शिवजी एंस सब तेरे किसको बोले? या आप कह सकते हो आरती ने जब पूजा की तब बोली क्या शिवजी एंस सब तेरे। तो मतलब ये जो अपने को क्या दिए हैं ये सारे क्या है? मेटेलॉइड्स दिए हैं। ठीक है, हालांकि ये पोलोनियम मेटल होता है। यहाँ पे क्या है? डाउट क्रिएट होता है क्योंकि जब मेटल और नॉन मेटल दोनों को अलग करने वाली जो जिगजग लाइन जो अपने को दी हुई है इसमें पीरियोडिक टेबल में मतलब आवर्त सारणी में। ठीक है,
तो उस लाइन के दोनों ओर ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई एक ही ऑप्शन मिले और आपको सेलेक्ट करना हो कि मेटलॉइड कौन सा है, तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। नहीं तो ये सब इतने ही अपने को ओनली 6 जो बुक्स के अंदर क्या दिए हुए हैं, मेटलॉइड्स दिए हैं। तो यहाँ से बस ये ध्यान रखना है, बाकी डिटेल हम इनकी जब पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी स्टडी करेंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस में तत्व थे, यानी तत्व या यौगिक से मिलके बने थे। और तत्व को हमने देखा था ये किससे मिलके बने हुए हैं, या तो परमाणु से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, और या किससे मिलके बने हुए हैं, अणु से। ठीक है, या हम कह सकते हैं एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और या इनको क्या कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम इन्हीं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री की पूरी नींव इस पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। पहले हम एटम्स की स्टडी करेंगे, एटम्स के बाद हम मॉलिक्यूल देखेंगे, और टाइम बचा तो इनके मॉडल भी देखेंगे। ठीक है, जो क्या है एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी, एटम की। ठीक है, तो एटम की स्टडी हम सीधी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, एटम या हम कह सकते हैं परमाणु। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, मतलब पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, उस सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की यानी पदार्थ, या हम कह सकते हैं, ठीक है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुराने समय के अंदर जितने भी जो दार्शनिक या जो भी महर्षि वगैरह हुए, जैसे महर्षि कन्नड़ या कनाड भी बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने को बताया कि जब आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाते हो, ठीक है, जैसे आप उसको तोड़ोगे तो लगातार उसको और तोड़ते जाते हो, जैसे ये आपको चौक दिया है, इसको और तोड़ो और लास्ट में वहाँ तक पहुँच जाओ जब ये ना टूटे। ठीक है, तो उस पदार्थ को उसने कण कहा था कि सबसे छोटे से छोटे कण से मिलके हर किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरे दार्शनिक भी हुए, जैसे कात्याम वगैरह, उन्होंने भी क्या बताया था, कात्याम, ठीक है, उन्होंने भी यही बताया था। उसके बाद कुछ ग्रीक के साइंटिस्ट हुए, जैसे डेमोक्रिटिस, ठीक है, क्रिटिस, और एक हुआ था लियो सिपिस। ठीक है, इन्होंने भी यही कहा था कि पदार्थ क्या होता है कि छोटे से छोटे कणों से मिलके बना होता है, और लास्ट में एक छोटा कण मिलेगा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। उसी छोटे कण को क्या कहा गया, उसी छोटे कण को कहा गया क्या, परमाणु, यानी उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जिसका डिवीज़न नहीं किया जा सकता, उसको लास्ट में क्या नेम दिया गया, एटम। और इसी एटम का फिर नोमेनक्लेचर या जो नेम दिया गया वो किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, जो डाल्टन था, ठीक है, उसी ने भी इसको क्या नाम दिया था, एटम दिया था, जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको किसने कहा था, उसको डाल्टन ने एटम या परमाणु कहा था। ठीक है, बात ये आती है कि ये जो डाल्टन जो साइंटिस्ट था, उसी ने क्या दी थी, उस टाइम परमाणु सिद्धांत दिया था। उसने अपनी क्या दी थी, एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी डाल्टन ने, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बोलेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या इसको हम बोलेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलेंगे,
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग इन बातों को स्टडी करेंगे। जो डाल्टन था, जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम्स के बारे में अपनी थ्योरी दी, यानी परमाणु के बारे में उसने बताया, डाल्टन ने क्या बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी जितने भी मैटर्स हैं, वो एक छोटे से कण से मिलके बने होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी सभी पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? सभी पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से मिलके बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। यानी आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। यानी जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बने होंगे? एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। या उसने ये भी कहा था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल एटम्स। यानी एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी जितने भी मैटर्स है या जितने भी जो द्रव्य है या पदार्थ हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं, यानी छोटे से छोटे कण से मिलके बने हुए हैं, उसको उसने परमाणु कहा। और उसने ये भी कहा कि ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। उसने क्या कहा कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर उसने बताया था कि एटम को ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि जो एटम है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु ही भाग लेता है, ठीक है। तो यही उसने कहा था कि एटम क्या है? एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि जो एटम है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं, यानी किसी भी तत्व के जितने भी क्या होंगे? परमाणु होंगे, एक तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे? समान होते हैं। सभी परमाणु क्या होंगे? समान होते हैं। समान किस में होंगे? चाहे उनका आकार हो, चाहे उनका भार हो, इन रिस्पेक्ट में वो क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ईच रिस्पेक्ट, या सीधे कह सकते हो आइडेंटिकल, मतलब समान, क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। फिर उसने कहा कि अलग अलग जो तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो साइज और मास, यानी आकार और भार के संदर्भ में एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। किस चीज़ में भिन्न होंगे? उनके आकार में और भार में, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर differ in mass and size या differ in every respect from each other, ठीक है। तो फिर उसने ये भी बताया कि जो भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में क्या है? संयोजन करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो ये भी उसी की थ्योरी का हिस्सा है। उसने कहा कि भिन्न तत्वों, या हम कह सकते हैं सीधे ही तत्वों के परमाणु परस्पर एक निश्चित संख्या में संयोजन कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो आपस में भी जुड़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं। यानी उसने क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर combined together in a fixed proportion, in a fixed proportion to form compounds। ठीक है, तो ये थी क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे ये जो फिक्स प्रोपोर्शन है, चाहे वो किसका हो, नंबर का हो, हम ये भी कह सकते हैं कि उसने क्या कहा था कि वो एक निश्चित संख्या में भी आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, या हम यहाँ पे किसका ले सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो दूसरे परमाणुओं के साथ सहमति के एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे लॉज के अंदर, जो लॉज अपने को केमिकल कॉम्बिनेशन के दिए हैं, यानी जो रासायनिक संयोजन के जो नियम दिए हैं वो जब हम फार्मूले बनाने सीखेंगे, सूत्र बनाने सीखेंगे, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसने अपनी बातें यहाँ पे रख दी, पर उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। ठीक है, तो उसके अंदर इसकी कई कमियां आई। ठीक है, उन्हीं कमियों को दूर किया गया, पर हमें अभी उन थ्योरीज़ को नहीं पढ़ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं कि परमाणु की खोज कैसे हुई। ठीक है, परमाणु नाम कैसे दिया गया, परमाणु की जो संरचना है, या परमाणु होता क्या है, या परमाणु किस अवस्था में पाया जाता है, परमाणु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, परमाणु स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता, कुछ एक तत्वों के ही परमाणु स्वतंत्र रहते हैं। ये सारी बातों के जवाब हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो परमाणु है, हमने देखा कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और उस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर यानी संरचना, परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में क्या क्या विचार दिए गए, और लास्ट में इसकी एग्जैक्ट संरचना जो हम प्रेजेंट के अंदर वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वो मॉडल्स पढ़ेंगे जो अलग अलग समय पर कई साइंटिस्टों ने दिए, यानी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ एटम, क्योंकि यहाँ से क्या है कई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मॉडल था वो किसने दिया था, वो दिया था थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, क्या दिया है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके अंदर हमें क्या दिया है, थॉमसन को हिंदी में बोलते हैं टॉमसन, अगर किसी को हिंदी में समझना है तो इसको बोलते हैं क्या, टॉमसन। ठीक है, यानी टॉमसन का परमाणु का मॉडल। ठीक है, तो जो थॉमसन था उसने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, परमाणु क्या होती है, एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसने बताया था कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। उसने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वो एक धन आवेश का गोला होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, एक परमाणु
एक धन आवेश का गोला होता है। धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। धन आवेश का एक गोला होता है, गोला होता है जिसमें ऋण आवेशित, जिसमें क्या होंगे, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दशे होते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दशे होते हैं, दशे होते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था थॉमसन ने। यानी इसने बताया क्या कि एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज in which a number of electrons are emitted. Number of electrons are emitted, जिसमें क्या काफ़ी संख्या के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दसे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा क्या स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, और इसमें क्या ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें दसे होते हैं। इसने परमाणु के स्थिर होने के बारे में बताया, उसके स्थायित्व के बारे में कैसे बताया, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बताया। तो उसने बताया कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज है इनमें क्या पाया जाता है, एक संतुलन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बैलेंस पाया जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी उसने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, यानी थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन। ठीक है, यानी इसने जो परमाणु था, ठीक है, उसकी तुलना किससे की थी, उसको किससे कंपेयर किया था, वाटरमेलन से, यानी तरबूज से। ठीक है, जैसे तरबूज का जो खाने वाला लाल रंग का हिस्सा होता है उसको तो उसने पॉजिटिवली चार्ज बताया, जबकि उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो उसके बीज पाए जाते हैं, उसको उसने इलेक्ट्रॉन बताया था। ठीक है, दूसरा उसको हम क्या बोलते हैं, उसने उसकी कंपेयर किया था किससे, उसको उसने कंपेयर किया था केक से, या हम कह सकते हैं पडिंग से। ठीक है, मतलब केक या हलवा। ठीक है, केक के अंदर किशमिश होती है, या हलवा जो बनाते हैं उसमें दाख या किशमिश पाई डाली जाती है ना, तो उसी को उसने इलेक्ट्रॉन का और बाकी पार्ट को उसने जो ये धन आवेश वाला यानी पॉजिटिवली चार्ज वाला हिस्सा बताया। तो ये उसका जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या है, असफल रहा। क्यों? क्योंकि और दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसकी जो स्टेबिलिटी थी एटम की उसके बारे में देखा कि जो उनके रिजल्ट थे उनको ये सही साबित नहीं कर रहा था। तो उसके बाद में जो दूसरा मॉडल दिया गया वो आया किसका, रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने देखा कि उसने अपने प्रयोग किए तो उसने देखा कि भाई ये जो थॉमसन था ये तो कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर धसे हुए हैं, पर उसको कुछ और ही रिजल्ट मिले। तो उस रिजल्ट के कारण, ठीक है, जो रदरफोर्ड था उसने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उसके बेस के ऊपर क्या है, अपना मॉडल दिया एटम का। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड था उसने क्या किया, उसने उस समय क्या किया, उसने एक गोल्ड की फॉइल ली, एक सोने की पतली सी पन्नी उठाई अपने प्रयोग के लिए, और उस सोने की पतली पन्नी के ऊपर अल्फा जो कणों का प्रकीर्णन करवाया। मतलब अल्फा जो किरणें होती है, अल्फा रेज है, उनकी बौछार करवाई, उनकी स्कैटरिंग करवाई, और उसी स्कैटरिंग के बेस के ऊपर उसने कुछ कंसेप्ट दिए। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसने क्या किया था, अल्फा किरण प्रकीर्णन
यानी उसने क्या करवाया था, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था। ये पूछा जाता है किसने करवाया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अल्फा रेज यानी अल्फा किरणें जो होती है इनका जो मास होता है, इनकी जो सैंती होती है, मास या सैंती, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है हीलियम तत्व के, यानी हीलियम एलिमेंट्स होता है जिसका मास होता है 4 यूनिट। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है यानी इसके ऊपर जो आवेश होता है, ठीक है, ये द्विआवेशीय मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पर पाया जाता है। इसका मास किसके इक्वल होगा, हीलियम के। ठीक है, और ये हैवी बॉडी भी है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, उसने गोल्ड फॉयल यानी उसको क्या चाहिए थी, सबसे पतली पन्नी चाहिए थी, सबसे पतली मतलब थिन फॉयल चाहिए थी। तो उसने किसको सेलेक्ट किया, उसने गोल्ड को सिलेक्ट किया। ठीक है, यानी सोने की पन्नी, कई बार पूछ लिया जाता है सोने की पन्नी जो उसने यूज की थी उसकी मोटाई कितनी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उसकी जो थिकनेस थी यानी जो उसकी मोटाई थी जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी वो थी 100 नैनोमीटर। कितनी थी मोटाई उसकी जो उसने अपने प्रयोग में यूज़ की, 100 नैनोमीटर, या आप उसको कह सकते हो कि 1000 एटम की थिकनेस थी। यानी 1000 परमाणुओं को जब आपस में जोड़ के जो मोटाई बनेगी तो उसके बराबर थी। ठीक है, और सबसे पतली पन्नी किसकी बन सकती थी, सोने की बन सकती थी, इसलिए उसने उसको ही सेलेक्ट किया। तो अब देखो उसने जो अपना प्रयोग किया उस प्रयोग के अंदर क्या कुछ उसको मिला, तो वो हम थोड़ा सा डायग्राम से उसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ यूज़ किया। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया, रेडियम एलिमेंट्स हैं जो कि एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है यानी कहने का मतलब जो किरणें अपने आप ही उत्सर्जित करता है। ये कोई ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक के अंदर उसने क्या रख दिया, रेडियम को रख दिया। ठीक है, और ये रेडियम जो एलिमेंट्स है ये क्या कर रहा था, रेडियम से अल्फा रेज क्या निकल रही थी, ये अल्फा रेज इस तरह। ठीक है, क्या निकल रही थी, ये अल्फा रेज, अल्फा किरणें। ठीक है, तो ये जैसे ही किरणें जा रही थी इनको सीधा भेजने के लिए उसने यूज़ की क्या, स्लिट। ठीक है, स्लिट का यूज़ किया, और जैसे ही ये अल्फा किरणें जा रही थी तो उनके रास्ते में उसने क्या रख दी, सोने की पन्नी मतलब गोल्ड फॉयल रख दी, सोने की पन्नी उसके रास्ते में रख दी। ठीक है, और बाद में उसने क्या किया, जैसे ही ये सोने की पन्नी से क्या है अल्फा रेज गुजरी तो इस सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉयल जो है इसके चारों ओर उसने क्या ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ये इसलिए लगाई ताकि उसको पता चले कि जो ये अल्फा रेज हैं, अल्फा किरणें हैं, सोने की पन्नी से गुजरकर कहाँ पे जाके टकरा रही है। ठीक है, तो उसने देखा कि जो ज़्यादातर अल्फा रेज थी, ठीक है, वो सीधी ही गुजर गई। उसने क्या देखा, ज़्यादातर जो अल्फा रेज है वो इस सोने की पन्नी से टकराने के बाद क्या है, सीधी ही पास हो गई। फिर उसने देखा कि कुछ एक जो अल्फा रेज थी वो क्या है, कुछ एंगल के ऊपर जाके टकरा रही थी, कुछ कोण के ऊपर जाके ये इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा रही थी। जहाँ पे ये टकरा रही थी वहाँ पे उसके निशान बन रहे थे। ठीक है, फिर उसने देखा कि कुछ एक जो किरणें हैं, ठीक है, वो क्या है 180 से डिग्री कोण से भी ज़्यादा एंगल के ऊपर भी विक्षेपित हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, और बहुत कम किरणें क्या है वापस भी आ रही थी। ठीक है, तो उसने देखा ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने क्या बताया कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है, बहुत सी खाली जगह यानी रिक्त स्थान उपस्थित है। उसी रिक्त स्थान या आप कह सकते हो कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम इस तरह एटम की फॉर्म में दिखा लें कि ये सोने की पन्नी है
और उस सोने की पन्नी के अंदर क्या है, ये सारे एटम्स दे रखे हैं अपने को। क्या दे रखे हैं, एटम्स। और मान लो इधर से क्या आ रही है, ये अल्फा रेज आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, ये अल्फा रेज, ये अल्फा रेज जा रही है। तो यहीं से साफ दिख रहा है कि कुछ एक जो अल्फा रेज हैं वो क्या होगी, साफ गुजर रही है, ठीक है। कुछ एक अल्फा रेज वापिस आ रही है, ठीक है। तो यानी इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने बताया कि ज़्यादातर जो अल्फा रेज है वो डायरेक्टली बिना कोई विक्षेपण के, बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एटम्स के अंदर क्या है, काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, प्रेजेंट है। फिर उसने बताया कि कुछ एक अल्फा रेज क्या है, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जो अल्फा रेज यहाँ से आ रही है उसके ऊपर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेलेगा, रिपल्स करेगा, इसलिए कुछ जो अल्फा रेज ये जा रही है कुछ एंगल के ऊपर क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, विक्षेपित हो रही है, मतलब सीधी नहीं जा रही। उसने देखा कि कुछ एक किरणें क्या हो रही है, वापिस आ रही है, मतलब 180 डिग्री के कोण से ज़्यादा कोण पे विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो परमाणु है, कोई भी जो एटम है, उसके सेंटर के अंदर क्या है, कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है जिससे टकरा के कोई चीज़ क्या है, वापस आ रही है। तो इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे, ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि यहाँ पे इसने बताया क्या, जो मोस्ट ऑफ अल्फा रेज passes विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब ज़्यादातर जो अल्फा रेज है वो बिना कोई डिफ्लेक्शन के क्या हो गई, पास हो गई, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि 1 आउट ऑफ 12,000, ठीक है, 12,000 या कई बुक्स में 20,000 भी मिलेगा। अगर 12,000 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो 20,000 में से ओनली सिंगल रेज क्या है, वापिस आ रही है, ठीक है। मतलब वो किसको शो कर रही है, सेंटर में एक हैवी बॉडी को शो कर रही है। और कुछ क्या हो रही है, सम रेज आर डिफ्लेक्टेड एट एंगल, कुछ रेज क्या है, एक कोण के ऊपर क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है, ठीक है। तो जो ये सारी बातें हैं, ये बातें किस बात को साबित करती है कि जो परमाणु है उसमें काफ़ी खाली जगह है, और जो परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है या परमाणु का जो मास होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, सेंटर में इकट्ठा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ही जगह के अंदर क्या है, कोई भी जो परमाणु है उसका द्रव्यमान पाया जाता है। यानी टोटल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड टू ए पॉइंट इन एन एटम, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, एटम का मास कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। और उसी मास कंसंट्रेशन के कारण, मतलब थोड़ी जगह के अंदर टोटल मास होने के कारण 12,000 में से केवल एक ही जो पार्टिकल है, यानी एक ही रेज जो वापिस उसी एंगल पे अपने को देखने को मिल रही है। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर जो रदरफोर्ड था उसने एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। उसने क्या बताया, उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे अगर आप देखो तो इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे हम बता सकते हैं कि जो रदरफोर्ड था उसने बताया कि कोई जो एटम है उसके 2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 2 पार्ट। एटम के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक तो होगा कौन सा, न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा जो उसने बताया वो बताया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया
कि कोई भी जो एटम होता है ना उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, या आप हिंदी में कहोगे कोई भी जो परमाणु है उसका ये जो केंद्रीय भाग होता है, जिस केंद्रीय भाग के अंदर क्या होता है, जो टोटल मास और जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको उसने क्या कहा था, न्यूक्लियस, या आप हिंदी में कह सकते हो उसको उसने नाम दिया क्या, नाभिक। ठीक है, कोई भी परमाणु का केंद्रीय भाग जिसके अंदर किसी परमाणु का कुल भार या कुल संहति कह सकते हो, कुल संहति और क्या पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, उसको उसने क्या कहा था, नाभिक कहा था। ठीक है, यानी उसको उसने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, और इसी नाभिक के अंदर हम देखेंगे तो जो कुल भार या कुल संहति होती है और जो ये धन आवेश होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा, तो हमें पता है इसी नाभिक में पाए जाते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, जो प्रोटॉन होगा उस पे पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, या आप कह सकते हो धन आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धन आवेश, या आप कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, इनकी हम आगे थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने बताया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी इसको हम कहेंगे अतिरिक्त नाभिकीय भाग, अतिरिक्त नाभिकीय भाग। ठीक है, ये अभी हम उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि जो अतिरिक्त नाभिकीय भाग होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, फिर इसने अगर हम देखें तो इसने जो परमाणु है यानी एटम है वो एक स्टेबल है, यानी वो स्थायी होता है। ठीक है, उसके बारे में किस तरह जानकारी दी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके बारे में इसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वहाँ पे क्या होंगे, जो नाभिक है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो जो रदरफोर्ड था उसने परमाणु जो है उसकी तुलना की थी किससे, सौर मंडल से। सौर मंडल या हम कह सकते हैं सोलर सिस्टम से। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो परमाणु के स्ट्रक्चर को कंपेयर किससे किया था, सौर मंडल से। जैसे सन क्या होता है, ये सन है, ये सेंटर में है और इसके चारों ओर क्या है, जो विभिन्न प्लैनेट्स हैं यानी जो ग्रह हैं वो क्या घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसको उसने कंपेयर किया था। और फिर इसने ये भी बताया कि इनके अंदर जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो बैलेंस है वो किसके कारण रहता है, तो इसने बताया था कि यहाँ पे एक बल लगता है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी फोर्स के बेस के ऊपर उसने बताया था जिसको हम बोलते हैं क्या, अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र से दूर की तरफ लगता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से आउट की तरफ लगता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे अपने को बस यही बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, सर्कुलर पाथ में, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वर्तुलाकार पथ पे। ये पूछा जाता है वर्तुलाकार। ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या है, न्यूक्लियस या नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं।
ठीक है। तो इसने जो एटम की जो स्टेबिलिटी बताई थी वो सही साबित नहीं हुई। क्यों नहीं साबित हुई? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने जो अभी बताया था कि जो एटम होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इन सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो एटम है वो क्या है, एटम क्या है, एक चार्ज पार्ट, एटम जो है उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन। जब ये क्या है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, जो ऊर्जा है उसका विकीर्ण करेगा और वो एक्सेलेरेट होता जाएगा और लास्ट में क्या है, नाभिक के अंदर ही गिर जाएगा, जिससे क्या परमाणु क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। मतलब परमाणु का जो अस्तित्व है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। और ना ही ये बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी बंटे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसकी कमियों को देखते हुए फिर आगे आता है किसका, बोर्स का मॉडल, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अंदर उसने बताया कि परमाणु के दो हिस्से हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या सर्कुलर पाथ के ऊपर इन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो वर्तुलाकार पथ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और इनके अंदर जो ये फोर्स लगते हैं, यानी जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, ये चार्ज का जो बैलेंस है वो उसने किसके बेस पे बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे बताया था। बाद में इसके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जो उसने बेस बताया था एटम की स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या, बोर मॉडल, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु है उसको किससे कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम ग्रहों की तरह यानी प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं। जिस तरह प्लैनेट्स क्या है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद आता है क्या, बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स ने क्या किया, जो रदरफोर्ड की कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या अपना मॉडल दिया। उसके अंदर बोर्स ने क्या बताया, बोर ने बताया कि जो एटम होता है, सेम वही बात इसने बताई थी कि थोड़ा सा डिफरेंट है कि एटम्स के 2 पार्ट्स हैं, यानी एटम के कितने होते हैं, 2 भाग पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा है, न्यूक्लियर पार्ट, सेम उसी तरह का इसने क्या बताया, न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको उसने सेल कहा था, क्या कहा था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, या उसने सेल या ऑर्बिट कहा था। यानी आप कह सकते हो कि एक तो उसने नाभिकीय भाग या नाभिक की बात की, ठीक है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी कक्ष या कोषों की बात की, कोष, या आप इसको कह सकते हो क्या, कक्ष या कक्षाएं, ठीक है। तो जो बोर था उसने बताया था कि कोई भी जो परमाणु होता है उसके केंद्र के अंदर क्या होता है, एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, ठीक है। ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है, ठीक है, एक भारी और धन आवेशित जो भाग है उसको उसने क्या कहा था, नाभिक कहा था। मतलब हैवी पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट है उसको उसने क्या कहा था, उसको उसने कहा था न्यूक्लियस या नाभिक,
ठीक है, क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, उसके बारे में उसने बताया। फिर उसने कहा कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यानी न्यूक्लियस एक्सेप्ट इस दिस हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जो भी पार्ट बचा है उसको उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या दिया अपने को, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। ठीक है, अतिरिक्त नाभिकीय भाग। उसने कहा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है, वो किससे मिलके बना हुआ है, कक्षों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले उसने यही बात बताई थी कि जो परमाणु है उसका जो केंद्र का भारी धन आवेशित भाग है यानी सेंट्रल जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसको उसने न्यूक्लियस कहा। उसके बाद उसने बताया कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है आफ्टर न्यूक्लियस इज नाउन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसने कहा कि इन दिस पार्ट सेल्स आर प्रेजेंट। क्या होते हैं इसमें, सेल्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें कक्ष पाए जाते हैं और इन कक्षों में क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी बात जो रदरफोर्ड से अलग थी वो क्या थी, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में यानी इन सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ओनली उन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे जिन सेल्स की जो एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं कक्षाओं में उपस्थित होंगे जिन कक्षाओं में एक ऊर्जा की एक निश्चित जो मात्रा देखने को मिलेगी। और जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में, ये जो अपने को कक्ष दे रखे हैं या सेल्स दे रखे हैं, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब रिवॉल्व करते हैं तो ये कोई भी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, मतलब ऊर्जा नहीं छोड़ते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे जब इन सेल्स के अंदर क्या करेंगे, घूमेंगे। और इन कक्ष को उसने नाम दिया था क्या, स्टेशनरी स्टेट। यानी ये जो सेल थे वो क्या थे, स्टेशनरी स्टेट, उनको उसने नाम दिया स्टेशनरी सेल्स कह सकते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं विविक्त कक्ष, मतलब जो कक्ष जिनमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा, मतलब ऊर्जा रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था बोर्स का मॉडल और इसी मॉडल को आज हम स्टडी करते हैं। तो इसी के बेस पे हम देखेंगे कि जो परमाणु है उसके अंदर क्या कुछ दिया है। अभी हमने पढ़ा है न्यूक्लियर पार्ट, अभी हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियर पार्ट्स के अंदर क्या कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो उसने बातें बताई थी। उसने यहाँ पे अपने को एक फार्मूला दिया था किसका, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब किसी भी कक्ष के अंदर घूमते हैं, अभी हमने देखा तो वो कक्ष कौन से होंगे, विविक्त कक्ष या स्टेशनरी स्टेट होंगे। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल मतलब उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। तो अगर उसकी एनर्जी का फार्मूला पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, -2 पाई me4 और n² ये फार्मूला है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला किसका, एनर्जी का। ठीक है, कि किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर तो जो अपने को फार्मूला दिया है, जैसे आपको ये पहला कक्ष दिया है, दूसरा कक्ष दिया है, तो उसके लिए आप एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर जूल में पूछे तो -21.8 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, ये जूल पर एटम होगा क्योंकि ये पूछा जाता है। या फिर -1312, ठीक है, -1312/n²। ठीक है, ये जो अपने को दी है वो किसके लिए दी हुई है, हाइड्रोजन के लिए दी है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन के किसी भी सेल की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला रहेगा।
अगर हमें क्या निकालनी है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए निकालनी है, तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जेड स्क्वायर है वो लगाना है, 2π² me4² और जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, या इनके साथ जेड स्क्वायर वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, परमाणु की संरचना को। ठीक है, तो देखो बोर्स ने ही ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसे करना है, किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी का अभी हमने फार्मूला देखा था। ठीक है, तो अब देखो ये न्यूक्लियर पार्ट दिए है, न्यूक्लियर पार्ट, या आप इसको कह सकते हो क्या, नाभिकीय भाग। क्या कहोगे, नाभिकीय भाग। कोई भी जो परमाणु का जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, हमें पता है इसके बारे में, ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है किसका, एटम का। क्या होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, यानी क्या होगा, केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है किसका, परमाणु का। क्या होगा, केंद्रीय भाग होगा किसका, परमाणु का, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसने बताया कि इन विच प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है, हम स्पेशली पढ़ेंगे क्या दिया अपने को, प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम देखें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, इट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये क्या होता है, एक धन आवेशित कण होता है। क्या होता है, ये एक धन आवेशित कण होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आवेश कितना होगा, तो ये आपसे पूछ ले तो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलोम, ये इसके ऊपर चार्ज होता है। अगर हम इसका भार देखें, ठीक है, इसका जो मास होता है, ठीक है, यानी इसकी जो शक्ति होती है किसकी, जो प्रोटॉन की, वो कितनी होती है, वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये अपने को प्रोटॉन का मास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो प्रोटॉन का मास जो होता है ना, वो हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है यहाँ पे, अगर आप देखो तो दूसरा दिया है न्यूट्रॉन। क्या दिया है, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे N से, और ये क्या होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल विच हैव नो चार्ज, यानी ये क्या होगा, एक उदासीन कण होता है जो नाभिक में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कोई न्यूट्रल पार्टिकल जो न्यूक्लियस या नाभिक में पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस पे चार्ज तो कोई होगा ही नहीं, पर इसका जो मास है, यानी जो भार है, यानी जो शक्ति है, वो किसके बराबर होती है, वो अप्रोक्सीमेट जो प्रोटॉन का अपने को मास दिया है उसके बराबर ही होती है। वैसे ये थोड़ा सा क्या होता है, हैवी होता है, पर इनको हम प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनके मास को अप्रोक्सीमेट सेम मान के चलते हैं। अगर रियल में पूछा जाए तो न्यूट्रॉन का मास हमेशा प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को इनका मास दिया है। अब अगर आप देखो, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसका, किसी भी एटम का, तो हमें पता है वो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण प्रेजेंट होगा,
तो हमें पता है कि जो नाभिक है या न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, बट चार्ज ओनली किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, कुल जो धन आवेश होता है, कुल धन आवेश किसका, कुल धन आवेश किसका, परमाणु का, किसी भी परमाणु का जो कुल धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो किसके कारण होगा, वो होगा प्रोटॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन पे ही चार्ज पाया जाता है, ठीक है। यानी जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम का वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, वो होता है प्रोटॉन्स की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। समझ में आया। तो इसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा, जो टोटल मास होता है किसी भी एटम का, वो भी किसके कारण होगा, वो भी किसके कारण होगा, इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के कारण होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत हल्के कण होते हैं, उनका मास क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी परमाणु का जो कुल भार होता है वो किसके कारण होता है, वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कारण, ठीक है। तो ये तो हाँ किसके बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वो की थी किसने, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने, ठीक है, उसने इसकी एक्सपेरिमेंट की थी। और कौन सी रेज, एनोड रेज, कौन सी रेज, एनोड रेज या कैनाल रेज किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैनाल या एनोड किरणें पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, ये है प्रोटॉन की डिस्कवरी से, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन्स का पूछा जाए तो इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने, चैडविक, ठीक है। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज या डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपने को दिया है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टिकल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है, यानी आपने न्यूक्लियर पार्ट पढ़ लिया, तो सेकंड कौन सा आता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी अतिरिक्त नाभिकीय भाग के अंदर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, यानी कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, या कोष पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सेल क्या होते हैं, तो आप लिखोगे सेल्स आर क्या होते हैं, सर्कुलर या डिस्क लाइक, ठीक है। क्या होते हैं, सर्कुलर या डिस्क लाइक पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो सेल्स क्या होते हैं, यानी अगर आपसे पूछें कि कक्ष क्या होते हैं, तो कक्ष क्या होते हैं, कक्ष नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले वृत्ताकार पथ होते हैं, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में सेल्स होते हैं और सेल्स क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन्हीं सर्कुलर पाथ्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या हम कहेंगे इन्हीं सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
इन दीज सेल्स, इन दीज सेल्स, इन सेल्स के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में, इन कक्षों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पता चल गया यहाँ से किसके बारे में, यहाँ से हमें पता चल गया किनके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किनके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में, इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो वो देखो फिर इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, ये जो सेल्स है ना, ये तो अभी हमने देख लिया कि सेल क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं या वृत्ताकार पथ होते हैं। वैसे इन सेल्स का अगर आप देखो तो नेमिंग की गई है, इनका नामकरण किया गया है कि फर्स्ट सेल है उसको के सेल, दूसरे को एल, तीसरे को एम, इसी तरह चौथे को एन। आप कितने भी शो कर सकते हो, या आप के एल एम ना लिखो तो 1 फर्स्ट सेल यानी पहला सेल। ठीक है, दूसरा कक्ष और तीसरा कक्ष। ठीक है, इस तरह भी इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं ये, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और हमें पता है ये किस में घूमते हैं, सेल्स के अंदर या कक्षा में घूमते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आवेशित कण। ठीक है, जो किस में पाए जाते हैं, कक्षों में पाए जाते हैं। फिर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर चार्ज अगर आपसे पूछे कितना होता है चार्ज या आवेश, तो जितना प्रोटॉन पे होता है उतना ही किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे। तभी कोई परमाणु क्या होगा, विद्युतीय रूप से उदासीन होगा, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसके ऊपर सेम उतना ही चार्ज होता है जितना किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी हमें पूछे सांद्रता कितनी होती है या इसका मास कितना होता है, सांद्रता या मास, तो इसका जो मास होता है ना वो क्या होता है, 1/1837वां हिस्सा होता है किसका, हाइड्रोजन परमाणु के भार का। किसका, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, उसके भार का 1/1837वां हिस्सा होता है। या आप कह सकते हो कई बुक्स में क्या लिखा है, 1/2000वां हिस्सा भी लिखा है, वो आपने ऑप्शन देखना है। अगर ये दोनों हैं तो ये एक्यूरेट रहेगा। ठीक है समझ में आया। तो या आप इसका एग्जैक्ट मास लिख सकते हो कि इसका भार कितना होता है, तो वो होता है 9.11, ठीक है, इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अगर ग्राम में पूछे तो -28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका मास। हाँ, इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, तो इसमें आएगा क्या, जे थॉमसन। कौन आएगा, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये किससे रिलेटेड है, ये है कैथोड किरणों से इसका उदय होता है, कैथोड किरणें। ठीक है, ये इससे संबंधित है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, कैथोड रेज। ठीक है, जब इनकी डिस्कवरी हुई तभी इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, जो कि विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आज हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने देखा कि परमाणु के हमें क्या है, परमाणु सिद्धांत दिया गया था जो कि डाल्टन ने दिया था। उसके बाद
हमने परमाणु के कुछ मॉडल देखे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, जैसे थॉमसन मॉडल था, ठीक है, और जैसे रदरफोर्ड का मॉडल था, या रदरफोर्ड का अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट जो था वो ज़रूरी था। और उसके बाद हमने बोर्स का मॉडल जो अभी ये स्टडी किए, ठीक है। फिर हमने पूरी परमाणु संरचना देखी है। फिर हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में अभी पढ़ा है, ठीक है। तो इससे हट के अभी हम परमाणु के बारे में कुछ बेसिक बातें देखें तो हमने पूरा निचोड़ इसमें क्या निकाला है कि जो परमाणु होता है, कोई भी जो परमाणु होगा, कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, वो एटम में क्या पाए जाते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ये अभी हमने सीखा। मतलब 3 क्या होंगे? 3 उप परमाणविक कण पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे परमाणु के अंदर क्या है, आज तक 35 पार्टिकल्स नाउन किए जा चुके हैं, ठीक है। यानी 35 प्रकार के कण पाए जाते हैं परमाणु में। बट उनमें से क्या है, 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, यानी 3 क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो मेन है, जिनमें हम क्या स्टडी करते हैं, यानी 3 मौलिक कण जो है वो हमने अभी देखे हैं। कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हम बस इन 3 पार्टिकल्स की ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो इस स्ट्रक्चर से आगे पढ़ेंगे, जिसमें अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सेल के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हम उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और दूसरी जो बातें वो पढ़ेंगे। लास्ट में जो कल रहेगा वो शायद केमिकल फार्मूले तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। और आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।